गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 19 जनवरी एंड डे इज़ वेडनेसडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। और बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर की, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं सारी पीडीएफ्स शेयर कर देता हूँ। और बाकी इसके अलावा एक नोट्स हैं जिससे हम पूरी वीडियो में कवर करते हैं। ये इस आज की पेपर के ही नोट्स हैं, तो ये वाले हैं। और इसके अलावा एक ये ग्लॉसरी है जिसके अंदर फाइनेंशियल टर्म्स बहुत सारी लिखी हुई हैं। इसके अंदर हम 3 टर्म्स डेली बेसिस पे कवर करते हैं। तो ये भी पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ। तो हम सबसे पहली चीज़ें स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर बाद हम नोट्स पे मूव करेंगे। अब यहाँ पर पहला टर्म है आज का एडवर्स सिलेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ ये अजम्पशन पे काम करती हैं कि जितने लोग इंश्योरेंस लेंगे उसके अंदर से सभी के साथ वो दुर्घटना नहीं होगी। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल 100 लोग लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर उसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो जो चीज़ों के अगेंस्ट क्लेम लिखा हुआ है तो वो चीज़ें सभी को मिल पाएंगी। वो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही काम करती हैं कि उसके अंदर से 10% 20% लोगों को ही वो क्लेम्स एक्चुअली में मिल रहे होंगे। क्योंकि अगर सबको क्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी तो फिर वो उसको खुद को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो वो इसी अजम्पशन पे काम करती है। और वो जब आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स को सबमिट करते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सबमिट करते हैं, तो वो आपको ऐसा ही प्लान देती है कि आप उसी 10-20% में ना आ पाओ। मतलब आपको क्लेम ना देना पड़े कंपनी को। और इंश्योरेंस क्लेम से कंपनी से क्लेम लेना भी काफ़ी मुश्किल बात होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, एडवर्स सिलेक्शन के अंदर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी कभी कभी निकल जाती है इंश्योरेंस की कंपनी के लिए कि उसके अंदर जितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे थे उस इंश्योरेंस के अंदर, उन लोगों ने ही रिस्क ले लिया। तो वहाँ पर जो इंश्योर्ड लॉसेस हुए, यानी कि जो कंपनी को क्लेम पे करना पड़ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। एवरेज लॉसेस से ग्रेटर देन हो गया, मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा हो गया जितना एवरेज कंपनी को पे करना पड़ता था अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग बाय करते थे। तो ये यहाँ पर ये होता है। अब कंपनीज़ में काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, एडवर्स सिलेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे, एलोकेशनली एफिशिएंट इकोनॉमीज़। ये बहुत ही इजी टर्म है। इसके अंदर बेसिकली वो है कि कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ जो अपने रिसोर्सेज को, जो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर मॉनेटरी रिसोर्स हो सकता है, नॉन मॉनेटरी रिसोर्स भी हो सकता है, और ह्यूमन पावर भी हो सकती है जो कंपनी के कंट्री के अंदर है। तो इन्हीं सभी रिसोर्सेज को एलोकेशनली एफिशिएंट तरीके से एलोकेट करना, मतलब एक तरीके से कि एलोकेट करने का मीनिंग होता है यूज़ पे लगाना। जैसे अगर एक लैंड है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, लैंड के लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उसको ओन करती है, तो उसके काफ़ी सारे यूजेस केस गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बना ले, जैसे पार्लियामेंट नया बना लिया, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको लीज पे दे दे कोई फैक्ट्री खड़ी करने के लिए। तो हो सकता है कि फैक्ट्री खड़ी करना एक कंपनी कंट्री के लिए एक अच्छी एफिशिएंट डिसीजन हो। तो वो बेसिकली एलोकेशनली एफिशिएंट इकोनॉमी के अंदर एग्जांपल के अंदर आएगा। अब अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा बेसिकली बहुत ही एक बेसिक टर्म है। इसके अंदर एक हम रेलेवेंट मार्केट इंडेक्स को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम निफ्टी को ले लेते हैं। अगर निफ्टी से कोई ऐसा इंडेक्स है, कोई ऐसा स्टॉक है, कोई भी ऐसा असेट है जो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अल्फ़ा निफ्टी हो जाएगा। यानी कि वो एक ऐसा ऐसा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो निफ्टी से ज़्यादा आपको पैसे बना के दे रहा है। फॉर एग्जांपल गोल्ड मान लेते हैं कि निफ्टी से ऊपर दे रहा है, तो वो अल्फ़ा सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर जैसे कोई सिर्फ स्टॉक है तो वो सिर्फ अल्फ़ा हो जाएगा कि दिस इज़ एन अल्फ़ा स्टॉक, बिकॉज वो निफ्टी से ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है। ये काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। अगर कोई स्टॉक अल्फ़ा चल रहा होता है तो उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी निफ्टी से ज़्यादा हाई के ऊपर चल रहा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस से। तो अगेन मैंने ये तीनों टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये हो गई 3 टर्म्स। लेसन्स लर्नड, इंडिया इंकॉपरेटिव बेटर एट सर्फिंग थर्ड वेव। तो ये बहुत ही इजी न्यूज़ है। इसके अंदर इंडिया इंकॉपरेटिव का अगेन बताया हुआ है। मैं इसका वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में रिपीटेडली बता दिया है। इसके अंदर बेसिकली बोला ये गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी की कंपनीज़ हैं, सारा जो बिज़नेस है बेसिकली, वो तीसरे वेव के अंदर
कम डिसरप्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है। डिसरप्शन का मीनिंग होता है कि बिज़नेस का कम हो जाना। लॉकडाउन वगैरह लग रहे हैं, उसकी वजह से जो डिमांड कम हो रही है वो प्रोपोर्शनेटली कम होगी जितनी सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव्स में हुई थी। तो यहाँ पर यही आर्टिकल, मतलब यही लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस गेन्ड बाय डीलिंग विथ थर्ड टू वेव्स। तो मैंने आपको बताया काफ़ी ईजी न्यूज़ है। हालांकि उसके बावजूद भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी सारा आ जाता है, जैसे फ़्लाइट्स, ट्रेन्स वगैरह। तो उसके अंदर भी काफ़ी डिसरप्शन फेस हुआ है। इसके बावजूद भी कि उनके पास भी एक्सपीरियंस तो है ही यहाँ पर, बट उसके बावजूद भी उसका नेचर ही ऐसा है कि वहाँ पर उनको डिसरप्शन ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। इंडिया में अटेम्प्ट टू सीज असेट्स ऑफ देवस ऑफिशियल्स प्रमोटर्स। अब यहाँ पर बेसिकली देवस मल्टीमीडिया करके एक कंपनी है, इनका क्या है, इनका लिक्विडेशन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनका लिक्विडेशन अलाउ कर दिया। ये कंपनी दिवाला, इस कंपनी का बेसिकली उड़ चुका है पूरी तरीके से। और एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने एक लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर दिया है। लिक्विडेटर मतलब एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जो पूरी लिक्विडेशन की प्रोसेस को ओवरसी करेगा, और जहाँ पर भी कोई सेल होने वाली है किसी असेट को लेकर जो कंपनी का है, या फिर क्रेडिटर्स के पास पैसा जाना चाहिए जिसने कंपनी को लोन दे रखा है, तो उन सब के पास वो चीज़ें पूरी ओवरसी करता है, बेसिकली सुपरवाइज करता है। तो वो लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो चुका है। इसका ऑफिशियल मीनिंग यही होता है कि अब लिक्विडेशन स्टार्ट होने वाली है। बट यहाँ पर एक सेक्शन की बात कही गई है आर्टिकल के अंदर, जिसके तहत ये पूरी आर्टिकल न्यूज़ बनती है एक तरीके से। सेक्शन 339 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसके अंदर लिखा ये हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो पर्सनल असेट्स हैं लोगों के, देवस के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जैसे सीईओ वगैरह हैं, तो उनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी सीज कर सकता है। होता क्या है, कंपनी में एक अजम्पशन लेके चलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अगर आप में से कोई कॉमर्स वगैरह बैकग्राउंड से हो तो उसको तो फॉर श्योर पता ही होगा इसके बारे में। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसके अंदर ये कंपनी के अंदर फीचर प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कंपनी के अंदर अगर हम दूसरे वर्ड्स के अंदर बोलें तो कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है या जितना आपने लोन लिया हुआ है, बस आपको उतना पेमेंट करना है। आपके घर के बर्तन नहीं बिकेंगे फॉर एग्जांपल। और जैसे अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है आपकी, या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने कोई ऐसा लोन ले लिया या कोई ऐसा काम कर दिया जिसके अंदर आपके जो बिज़नेस के असेट्स हैं वो सारे बेचने के बाद भी पैसा कम पड़ रहा है, तो आपके घर के बर्तन भी बिक सकते हैं। बेसिकली आपके घर के असेट्स भी यहाँ पर बिक सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है असेट्स को, देवस ऑफिशियल्स के और प्रमोटर्स के। ऐसा ऐसा हर केस में नहीं होता है, हर लिक्विडेशन के केस में नहीं होता है। ऐसा लिक्विडेशन के केसेस जिसके अंदर कंपनी किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो, उसके अंदर होता है। अब यहाँ पर इसीलिए हेडलाइन के अंदर आपको समझ में आएगा, इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अटेम्प्ट टू सीज असेट्स मतलब उसका कंट्रोल ले लेना, ऑफ देवस ऑफिशियल्स और प्रमोटर्स, जो उसके सीईओ वगैरह हैं, एमडी वगैरह हैं, उनके कुछ असेट्स को कंट्रोल कर लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ थी, हल्की सी। एफएम में प्रपोज टैक्स रिलीफ फॉर ग्लोबल डेट इन्वेस्टर्स इन बजट। अब यहाँ पर ग्लोबल डेट इन्वेस्टर्स सबसे पहले समझते हैं कौन है। तो ये वो ओवरसीज़ के डेट इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली जो इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लिस्टेड हैं या कुछ अनलिस्टेड भी हैं, उनके अंदर जो लोग बाहर से कंट्री से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या प्रपोज किया है कि यहाँ पर उनके ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेट यहाँ पर ख़रीदा, कोई बॉन्ड मिल रहा था 1000 रुपीज़ का, मिल रहा था 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना था, और 10 साल के बाद कुछ तो इंटरेस्ट मिला करके पेमेंट मिलती है। ये बॉन्ड्स के अंदर जनरली इस तरीके से होता है। या फिर हो सकता है किसी किसी को इंटरेस्ट भी मिल रहा हो पूरे पीरियड के ऊपर। अब हो सकता है ये सब चीज़ें हों, बट 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ साथ में। अगर 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चली गई, तो 1000 रुपीज़ का बॉन्ड ही आपको 1100 में भी आपको बेचने को मिल सकता है। तो आप 1100 में बेच देंगे। अब अगर आपने एक साल के अंदर अंदर बेचा, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो आपने 100 रुपये कमाए यहाँ पर, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका नाम होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी चीज़ें मिलेंगी आपकी लोन की फॉर्म के अंदर, जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई थी बॉन्ड के, तो वो चीज़ों के ऊपर नहीं लगता है। जो आपको कैपिटल गेन हुआ सिर्फ इसी के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे जो 100 रुपये आपको मिले हैं इसमें, इसके ऊपर STCG लगेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साल के बाद इसको सेल किया है तो उसके ऊपर LTCG लगेगा।
LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट इन दोनों टैक्सेस को ही हटा देगी बॉन्ड्स के ऊपर, जो लोग बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर होगा क्या इसकी वजह से कि यहाँ पर जो इंडिया के बॉन्ड्स हैं वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस के अंदर चले जाएंगे, इंडाइसिस के अंदर चले जाएंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे सबसे पहली बात तो ये लोग ये कुछ जो इंडाइसिस हैं वो यहाँ पर ब्लूमबर्ग, बार्कलेस, JP मॉर्गन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बना रखे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो लोग होते हैं ओवरसीज़ मतलब बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, वो जनरली इन्हीं बॉन्ड्स की इंडाइसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बॉन्ड्स के इंडेक्स कैसे होते हैं, जैसे स्टॉक्स का इंडेक्स होता है निफ्टी, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं। ऐसे बॉन्ड के इंडेक्सेस के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स आते हैं। तो उसी तरीके से जो बॉन्ड के इंडेक्स बने हुए हैं उसमें अगर इंडिया का बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाएगा तो उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा यहाँ से कैपिटल मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये करने जा रहे हैं इसी की वजह से। और जो बॉन्ड इंडाइसिस के अंदर अभी तक हम क्यों नहीं है, तो अभी तक हम सिर्फ इस टैक्स के हर्डल को ही फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर उसके ऊपर इतना टैक्स लग रहा है। कितना टैक्स लग रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। तो वो इस टैक्स को हटाने के बाद हम इंक्लूजन मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं इन जो कंपनीज़ हैं इनसे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब टैक्स कितना लगता है, कैसे लगता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है, SECG और LTCG। इसके अंदर जो मैंने आपको 12 महीने या फिर 1 साल वाली लिमिट बताई थी, वो सिर्फ ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर होती है जो लिस्टेड है, जिसको आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसा कोई मार्केट नहीं बना हुआ है, एक स्टॉक्स की तरह आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो वो LTCG मतलब वो लिस्टेड के अंदर आते हैं। लिस्टेड के अंदर अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर कर लेते हैं तो 30 to 40% आपके ऊपर SECG लगेगा। 30 to 40% थोड़ा कंट्री पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा आपके टाइम टेन्योर पे भी डिपेंड करता है। और उससे ऊपर अगर रहता है तो उसके अंदर आपको 10% LTCG ही लगेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, 12 महीने के जस्ट एक दिन बाद सेल किया तो भी 10% ही लगेगा, 12 महीने के दिन मतलब बिल्कुल 1 साल बाद ही जस्ट सेल किया तो 30 to 40% तब ही लगेगा। तो वो एक मतलब एक एग्जॉस्टिव फिगर है एक तरीके से अपने आप में। अब जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो आपको डायरेक्टली कंपनी अगर कहीं पे बेच रही है या फिर आप कंपनी से डायरेक्टली सीधा खरीद रहे हैं, कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप उसको खरीद रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो वो बेसिकली अनलिस्टेड के अंदर आता है। और इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, कंपनी की वेबसाइट में तो जनरली नहीं होता है, वो मैंने एक ईजी एग्जाम्पल के लिए दिया है। 36 मंथ्स इसके अंदर लिमिट है। अगर आप 36 मंथ्स के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, और ज़्यादा के अंदर करेंगे तो LTCG लगेगा। रेट्स इसके अंदर भी सेम रहते हैं, बस टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। तो आई होप आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो टैक्स रिलीव प्रपोज करेंगे वो बजट के अंदर करने वाले हैं, वो प्रोस्पेक्टिवली ये हो सकता है ऐसा फ्यूचर के अंदर। अब आगे चले तो रूपी स्लिप्स ऑन राइजिंग US यील्ड्स ऑयल प्राइसेस। अब यहाँ पे बोला है, बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहली टर्म है रूपी स्लिप्स, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका बेसिक मीनिंग है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको, अगर $1 पहले 70 रुपीज़ का था, अब $1 75 रुपीज़ का हो गया है, तो ये एक्चुअली में डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो रहा है। अब यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि रूपी की वैल्यू बढ़ रही है, बट एक्चुअली मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें जो ये ऐसा हुआ है, इसके अंदर डेप्रिशिएट हो रहा है रूपी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक हिंदी के एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आप 70 रुपीज़ के अंदर पहले $1 का कुछ खरीद पा रहे थे, अब आपको उसी सेम चीज़ के लिए 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो एक इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर उस या तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है, या फिर आपका रूपी जो है वो वीकन हो गया है, उसकी जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म हो गई है। तो इसी को कहते हैं रूपी का स्लिप होना या फिर डेप्रिशिएट होना। अब ये हुआ क्यों है यहाँ पर, क्योंकि US की यील्ड्स बढ़ गई हैं। US की यील्ड्स बढ़ने का मतलब कि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो रेपो रेट काइंड ऑफ थिंग होती है, वो यहाँ पर वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है उसने बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर उससे इम्पोर्ट्स को चीपर करने में मदद मिलती है। अब ये कैसे होता है कि बेसिकली जब राइजिंग US यील्ड्स हुई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाएगा, पूरी दुनिया वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, पूरी दुनिया वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही होगी, तो इंडिया भी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कुछ कुछ प्रपोर्शन के अंदर। हो सकता है गवर्नमेंट ना करे, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स करें, तो उसके अंदर वहाँ पे जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ते ही क्या होगा कि जो वहाँ के लोग हैं उनके पास तो उतने डॉलर्स थे। फॉर एग्जांपल पहले $1 था 70 रुपीज़ का, तब एक पर्सन के पास $100 की सैलरी आती थी, और अब एक पर्सन के पास अभी भी $100 की सैलरी आती है,
पर अब उसके पास 75 रुपीज़ का एक डॉलर हो गया। अब उसके लिए इंपोर्ट कराना माल को चीपर हो गया। अब वो कुछ भी चाहे तो वो इंडिया से इंपोर्ट करा सकता है। इंडिया की टर्म्स के अंदर उसके पास 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से इंपोर्ट चीपर हो जाएंगे। इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे तो वहाँ पर इंपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। इंपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो वहाँ के जो सेलर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, उनके पास डिमांड कम हो जाएगी। तो उनके पास डिमांड कम होते ही वो अपने प्राइसेस को कम कर देंगे वापस से। तो बेसिकली जो उन्होंने यूएस यील्ड्स को बढ़ाया है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही बढ़ाया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और इससे घूम फिर के हो ही रही है, ये चीज़ अचीव भी हो रही है। तो ये हमने थोड़े दिनों पहले भी हालांकि डिस्कस किया था, बट फिर भी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मंडे को क्लोजिंग, ये मैंने थोड़ा डेटा निकाल के रखा हुआ है इसके अंदर। मंडे को जो डॉलर के क्लोजिंग प्राइजेस थे वो थे आपके 74.24। अब इसमें मैंने आपको बताया अगर कोई दिख लगता है कि बढ़ रहा है तो एक्चुअली में डेप्रिशिएट हो रही होती है रुपये की वैल्यू। अब यहाँ पर ट्यूसडे को ओपन हुआ 74.38 पे, जो कि क्या है, डेप्रिसिएशन है। और बाकी ट्यूसडे को कल क्लोज हुआ 74.58 पे, वो भी अगेन डेप्रिसिएशन है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे न्यूज़ ये वाली तो बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टॉप दिसंबर रिटेल स्टॉक पिक्स पॉइंट टू द राइज ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अब सबसे पहले यहाँ पर रिटेल स्टॉक पिक्स क्या है, तो रिटेल स्टॉक पिक्स का मीनिंग है बेसिकली कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। यूजुअली माना ये जाता है, जैसे मैंने पहले पॉइंट के अंदर ग्राफ बना के लिखा हुआ है, कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अभी तक क्या करता था, वो एक जो बुल मार्केट चल रहा होता था उसके पीक पे इन्वेस्टमेंट करता था। उसके पीक पे मतलब जब बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चला गया है, ये जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने का चार्ट है मान लेते हैं, तो 3 महीने के अंदर जब मार्केट बहुत ही ऊपर चला गया है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करता था जनरली रिटेल इन्वेस्टर जो है। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद नीचे चले जाता था स्टॉक। अब नीचे चले जाने का एसेंशियली मीनिंग इलिक्विड नहीं होता है, बट नीचे अगर जा रहा है स्टॉक तो रिटेल इन्वेस्टर जो कि जिसके पास कम कॉर्पस होता है वो जनरली सेल नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इलिक्विड मार्केट एक तरीके से हो जाती है, क्योंकि कोई भी जिसने बाय कर रखा है वो सेल ना करेगा तो वो इलिक्विड की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। बट इस आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है कि इस बार ही क्या हुआ, दिसंबर के अंदर कम से कम जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जिनका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल भी साथ में ही स्ट्रॉन्ग है, और वो अभी उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी बाकी है, यानी कि जो स्टॉक्स में बढ़ने का पोटेंशियल होता है वो भी। यहाँ पर दो कंपनीज का एग्जांपल भी दिया हुआ है, ट्रिडेंट और सुजलॉन। इन दोनों ही कंपनीज ने 20% रिटर्न्स दिए हैं जनवरी 1 2022, जो अभी न्यू ईयर हुआ था इसमें से लेकर अभी तक, यानी कि आज की डेट में मतलब कल की डेट में 20% रिटर्न ये अचीव कर चुके। तो आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। कंपैरेटिवली देखें तो जो दो न्यूज़ थी रुपी वाली और जो उससे पहले वाली थी वो थोड़ी मुश्किल थी और बाकी इजी है। अब यहाँ पर 45 कंपनीज मीट एनएसई प्राइम क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एनएसई प्राइम क्या है, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप है कुछ स्टॉक्स का। ये ऐसा कोई इंडेक्स वगैरह नहीं है, बट एनएसई प्राइम एक क्राइटेरिया है, एक मतलब एक टैग आप उसको बोल सकते हैं। अब इस टैग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो इस टैग का मीनिंग क्या है। इस टैग का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज इस टैग के अंदर आएंगी वो टॉप कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स की होंगी। बेसिकली उनकी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का टेक्निक है, मतलब कि जो सारे कॉरपोरेट रूल्स होते हैं उसको पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, और उसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि ये फालतू में किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं और उसका बिजनेस ख़त्म करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कई कंपनी ऐसे भी करती हैं कि जो उसका छोटा कोई स्टार्टअप खुलता है जो एक्चुअली में उसका कंपिटिटर है, तो वो उसके अंदर फंडिंग डालते हैं और वहाँ पर जो भी डिसीजन लेना होता है वो उस कंपनी के अगेंस्ट में ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कंपनी की इमेज को बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर आप ये जो कंपनीज़ हैं इनकी आप इमेज को ही एक तरीके से अच्छा मान सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्या, एनएसई प्राइम के अंदर आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके लिए पब्लिक शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। इसका मीनिंग पब्लिक के पास आपके 40% शेयर्स होने चाहिए। इसके अलावा 8 से 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला है उसके अंदर 3 to 15 मतलब एटलीस्ट 3 की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, बट यहाँ पे बोला जा रहा है एटलीस्ट 8 की रिक्वायरमेंट है। 50% इसमें से डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मीनिंग होता है, डायरेक्टर पहले मैं आपको डायरेक्टर भी बता दूंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग होता है एक ऐसा डायरेक्टर जो कि कंपनी के अंदर ओनरशिप ना रखता हो, कंपनी के अंदर उसकी किसी भी फैमिली मेम्बर का या कोई भी ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, यानी कि खुद उसने कंपनी के शेयर नहीं खरीदे होने चाहिए, खुद उसने कंपनी को लोन नहीं दिया होना चाहिए, ऐसी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अब डायरेक्टर क्या होता है, एसेंशियली मैं आपको डायरेक्टर का भी एक बार छोटे से मीनिंग बता देता हूँ। ये जैसे शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर। अब शेयर होल्डर्स और यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब यहाँ पर हो सकता है जो मैनेजमेंट है, जो सीईओ वगैरह हैं कंपनी के, ये सब हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे डिसीजंस लें कि वो खुद के फेवर में हो, यानी कि वो कंपनी को ना चाहकर वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा सैलरी विड्रॉ करा सकते हैं, या खुद के लिए बहुत ज़्यादा ईसॉप्स विड्रॉ करा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की चेकिंग करने के लिए एक शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टर का बोर्ड। वो डायरेक्टर क्या करता है, वो मतलब डायरेक्टर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैनेजमेंट डिसीजन को लेने के लिए, और डायरेक्टर अगर साइन कर देता है तो वो बेसिकली फाइनल डिसीजन। तो डायरेक्टर एक तरीके से बेसिकली आपके पूरी कंपनी को चला रहे होते हैं। जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है वो उन्हीं के पास होती है। अब इसके अलावा क्या रूल्स हैं, तो आपका चेयरपर्सन जो होता है कंपनी का, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है उन्होंने इस तरीके से, बट इसका मीनिंग ये निकलता है कि चेयरपर्सन को ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा चेयरपर्सन रिलेटिव नहीं हो सकता कंपनी के एमडी और सीईओ का। और इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, सिर्फ यही 5 रूल्स नहीं है इसके अंदर, वो मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है, और इसी के लिए वहाँ पर वो बहुत ही छोटे में भी लिखे थे आर्टिकल के अंदर। अब कुछ जो टॉप कंपनीज हैं जो इसको फुलफ़िल करती हैं वो है इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, सिप्ला, बाटा। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इसको फुलफ़िल नहीं करती है। मतलब ये चीज़ आर्टिकल के अंदर अलग से लिखी हुई थी तो मैंने बता दिया यहाँ पर। टैक्समैन चैलेंजेस एचसी ऑर्डर क्वैशिंग रीअसेसमेंट नोटिस। अब यहाँ पर सबसे पहले टैक्समैन क्या है, तो टैक्समैन होता है आईटी डिपार्टमेंट। तो ये मैंने आपको शायद पहले बताया हुआ है, इसका मीनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होता है। अब मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसके अंदर हुआ क्या था कि इलाहाबाद की कोर्ट के अंदर एक केस गया था जिसको उन्होंने क्वैश कर दिया। क्वैश मतलब खारिज कर देना होता है। खारिज कर दिया कि आईटी नोटिस मतलब इनकम टैक्स के नोटिस जो होते हैं। अब इनकम टैक्स के नोटिस के अंदर क्या लिखा होता है, तो इनकम टैक्स के नोटिस के अंदर बेसिकली आपको अपना खुद का टैक्स बना के अपना जो पोर्टल होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट का, उसके ऊपर सबमिट करना होता है। इनकम टैक्स के अंदर जिस भी पर्सन की इनकम का जो टैक्स उसने खुद कैलकुलेट करके लिखा हुआ है तो और पे किया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसको कोई दिक्कत लगती है तो वो उसको नोटिस भेजता है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स के जो जो भी नोटिस थे जो मार्च 31 के बाद भेजे गए ओल्ड रिजाइम के अंदर। अब ओल्ड रिजाइम क्या है, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम, ये दो रिजाइम्स चल रही हैं जिसके अंदर जो आपका टैक्स पेयर है वो किसी को भी चूज़ कर सकता है। एक उसको फॉर्म भरना होता है अगर उसको ओल्ड रिजाइम के लिए ऑप्ट करना होता है, मेरे ख्याल से 11511F ऐसा कुछ फॉर्म है, वो फिल करना होता है। जो उसके अंदर क्या होता है, उसको ओल्ड रिजाइम के बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। तो इन दोनों के अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, वो सब हमारी इशू के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ओल्ड रिजाइम के अंदर जो भी नोटिस थे तो उनके ऊपर आईटी मतलब ओल्ड रिजाइम के अंदर जिस भी पर्सन ने पहले आपकी मार्च 31 2021 के बाद जो भी भरा हुआ है इनकम टैक्स, तो उसके ऊपर आईटी ने नोटिस निकाल दिया। इनकम टैक्स एक्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिस निकाल दिया। अब उस नोटिस के अगेंस्ट जिसके ऊपर भी नोटिस निकला उसने केसेस डाले इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट में। तो अब यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट ने इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके अनफेवर में, मतलब जो टैक्स पेयर्स थे उनके फेवर में डिसीजन ले लिया है। और यहाँ पर बोला ये है कि आपके पास कोई पावर नहीं है, जो आपका न्यू रिजाइम है वो आपको पावर नहीं देता है कि आप इन जो पुराने जो केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर आप अपने राइट्स पे नोटिस निकालें। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो इसी के बाद फॉलो किया उनको काफ़ी सारी और हाई कोर्ट्स ने भी, वहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें हुई क्योंकि टैक्स पेयर हर जगह पर है और हर जगह पे ऐसे ओल्ड रिजाइम के अंदर पेमेंट हुई है टैक्सेस की, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही अलाउ किया हुआ है। तो इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, ये कुछ ऐसी हाई कोर्ट थी जिसने इस डिसीजन को फॉलो किया। और उसकी वजह से वही अगेन यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने की बात की गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर फ्यूचर में कुछ आता है तो मैं आपको अगेन बता दूंगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टू बाय यूएस गेमिंग जाइंट एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड फॉर 69 बिलियन। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर मेटावर्स अगर आपको नहीं पता है तो मेटावर्स बेसिकली एक बहुत ही बड़ी सिमुलेशन वाली चीज़ है। मैं एक्चुअली क्या करूँगा, मैं आपको एक लिंक दे दूँगा नीचे जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। तो मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली उसका नाम है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का
एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जो है ये एक अपने आप में कंपनी है, इसको माइक्रोसॉफ्ट अक्वायर करेगा 69 बिलियन के लिए। इसको बोला ऐसे जा रहा है कि जो फेसबुक है, जिस तरीके से उसने ओक्यूलस को ऑक्यूपाई किया था, ओक्यूलस मैंने ऑक्यूपाई यहाँ पर बोला है, इसका मीनिंग एक्विजिशन करना ही होता है। तो ओक्यूलस को जिस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया था उसी तरीके से ये चीज़ होने वाली है। तो ये आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं आपको एक नीचे वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा थोड़ी टाइम के बाद मैं आज एक वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर आज के ही पेपर का एक जो एडिटोरियल होता है, मैं एक एडिटोरियल उसके अंदर कवर करूँगा। तो अगर आपका कुछ भी सजेशन रहता है उससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताएं उस कमेंट के अंदर, उस जो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि एक नई चीज़ होगी, एक ट्रायल की तरीके से मैं इसको लेने वाला हूँ। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।